Hello everyone, this is the 8th video of economy series. We are following मनोहर पांडे बुक और आज का टॉपिक है पॉवर्टी। तो पॉवर्टी का मतलब क्या होता है? एक इंसान अगर उसका बेसिक नेसेसिटीज़ है जैसे फूड हो गया, शेल्टर हो गया, हाउसिंग हो गया, मेडिकल एक्सपेंसेस हो गया या फिर एजुकेशन हो गया, जो बेसिक नीड्स है उसको अगर वो फुलफिल नहीं कर पाता तो हम उसको पॉवर्टी बोलते हैं। पॉवर्टी मतलब अपना बेसिक नीड्स को फुलफिल न कर पाना। तो एक होता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि एब्सोल्यूट मतलब एक्चुअली में वो पॉवर्टी है, मतलब एक्चुअली में ही उसके पास बेसिक लिविंग स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करने के लिए उसके पास रिसोर्सेस नहीं है, उसको हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी बोलेंगे। और एक होता है रिलेटिव पॉवर्टी, मतलब आप कंपेयर करोगे दूसरे के साथ। जैसे मैं हूँ तो मैं खुद को कंपेयर करूँगा मुकेश अंबानी के साथ, तो उनके कंपैरिजन में मैं गरीब हूँ तो हूँ, हालांकि मैं एक्चुअली में गरीब नहीं हूँ, पर मैं किसी मिलीनियर या बिलीनियर से खुद को कंपेयर करूँगा तो उनके हिसाब से उनके कंपैरिजन में मैं गरीब हूँ, तो उसको हम बोलेंगे रिलेटिव पॉवर्टी। नाम से ही पता चल रहा है, एब्सोल्यूट मतलब एक्चुअली में वो है और रिलेटिव मतलब एक दूसरा आदमी के कंपैरिजन में वो गरीब है। तो जो वर्ल्ड बैंक है उसने एक लिमिट सेट किया है $1.90 पर डे, मतलब एक इंसान अगर $1.90 पर डे के हिसाब से अगर उससे कम वो इनकम करता है तो उसको हम बोलेंगे कि वो पॉवर्टी में जी रहा है। ठीक है, तो ये याद रखने वाला चीज़ ये है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो एक लिमिट सेट किया है और वो लिमिट क्या है $1.90 पर डे। इसको कंफ्यूज मत हो जाना, कभी वो IMF दे देगा या फिर वर्ल्ड बैंक दे देगा या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दे देगा या फिर यूनाइटेड नेशन दे देगा। तो ये याद रखने वाला चीज़ क्या है, वर्ल्ड बैंक ने सेट किया है। ओके, तो ये वर्ल्ड बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन DC में, यूनाइटेड स्टेट्स में। और वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डेविड मालपास, और जो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CFO जो हैं उनका नाम है अंशुला कांत। ये जो नाम है ये याद रखना, क्योंकि वर्ल्ड स्टेज पर कोई भी इंडियन कहीं पे भी अपॉइंटेड हैं उनका नाम याद रखना ज़रूरी है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, प्रेसिडेंट कौन है, और इंडिया का एक आदमी है अंशुला कांत जो है मैनेजिंग डायरेक्टर, ये याद रखना। तो ये जो वर्ल्ड बैंक है, ये वर्ल्ड बैंक जो हम बोलते हैं वो वर्ल्ड बैंक एक सिंगल एंटिटी नहीं है, एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वर्ल्ड बैंक में टोटल 5 ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, 5 ऑर्गेनाइजेशन है। कौन कौन से हैं? IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, IFC है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, उसके बाद मीगा है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, और है एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। तो जो हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं वो वर्ल्ड बैंक एक्चुअली में एक कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये जो फास्ट का जो 2 ऑर्गेनाइजेशन है, जो फास्ट का 2 ऑर्गेनाइजेशन है IBRD और IDA, ये दोनों को मिला के हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक। ओके, पहला चीज़ तो ये है कि वर्ल्ड बैंक एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। IBRD और IDA ये दोनों को हम वर्ल्ड बैंक बोलते हैं, और ये पांचों को हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो जो इंडिया है वो IBRD, IDA और IFC, ये IBRD, IDA और IFC ये तीनों का फाउंडिंग मेंबर है। याद रखना, मीगा और ICSID ये दोनों का फाउंडिंग मेंबर इंडिया नहीं है। तो इसमें याद रखने वाला क्या चीज़ है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, और कौन कौन से वर्ल्ड बैंक ग्रुप का कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन का फाउंडिंग मेंबर इंडिया है। ओके, The World Bank was created at 1944 Bretton Woods Conference along with the International Monetary Fund। तो जब 1944 में ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसके बाद वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड
बनाया गया था। तो ये दोनों को हम क्या बोलते हैं, ब्रेटन वुड्स ट्विंस बोलते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक को हम ब्रेटन वुड्स ट्विंस बोलते हैं। और ये दोनों को फॉर्मेशन का क्या रीज़न था, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वार चल रहा था, तो उस टाइम में क्या हुआ कि पूरा वर्ल्ड एंगेज था वर्ल्ड वार में। तो फाइनेंशियल क्राइसिस स्टार्ट होने लग गया। यूरोप में बहुत सारे देश थे, तबाह हो गए, पूरा इकोनॉमी उनका पूरा रप्चर हो गया। तो उसको ओवरकम करने के लिए ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक बनाया गया था, ठीक है। तो ये वर्ल्ड बैंक बनाया गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बनाया गया, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन बनाने का ज़रूरत क्या था। तो याद रखना, जो वर्ल्ड बैंक है वो वर्ल्ड बैंक क्या करता है, डेवलपिंग इकोनॉमी या फिर कोई अंडर डेवलप कंट्री है, जैसे अफ्रीकन कंट्रीज हो गया या डेवलपिंग नेशन हो गया, जैसे इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया। तो डेवलपमेंटल वर्क के लिए ये बहुत लो इंटरेस्ट रेट में फंड प्रोवाइड करता है। कौन? वर्ल्ड बैंक। समझ में आया? डेवलपिंग या अंडर डेवलप कंट्रीज को लेसर इंटरेस्ट रेट में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लोन प्रोवाइड करता है वर्ल्ड बैंक। और ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का क्या काम होता है, जैसे कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गया, अगर किसी देश में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया तो उसको ओवरकम करने के लिए इमीडिएट बेसिस पर किसी को पैसा चाहिए, किसी को लोन चाहिए, तो वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड देता है। तो दोनों का काम समझ में आ गया। वर्ल्ड बैंक होता है डेवलपमेंटल वर्क के लिए, और जो IMF होता है उसका होता है काम किसी देश का इकोनॉमी को बचाने के लिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, उनका जो फिस्कल डेफिसिट हो गया, ये फिस्कल डेफिसिट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, वो आगे देखेंगे, अभी के लिए इतना जानो। तो इन सभी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हेल्प करता है। ये दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विंस बोलते हैं, और ये दोनों का हेडक्वार्टर है कहाँ पे? वाशिंगटन DC में, ओके। तो इंडिया में जो पॉवर्टी एस्टिमेशन होता है वो कौन करता है? अभी नीति आयोग करता है। और ये जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस होता है या नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। ये NSSO किसके अंडर में आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में आता है। तो वो NSSO डाटा गैदरिंग करता है, सर्वे करता है, और उसके बेसिस पर जो नीति आयोग है वो पॉवर्टी जो भी डाटा होता है, वो एस्टिमेशन जो होता है उसको वो रिपोर्ट को पब्लिश करता है, ठीक है। तो अभी नीति आयोग में एक चेंज हुआ था। जो हमारे वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के, उनका भी जो वाइस चेयरमैन नया है उनका नाम है श्री सुमन बेरी। नीति आयोग का चेयरपर्सन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो ये याद रखना, नीति आयोग कौन सा बॉडी है, कौन कौन लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, कौन चेयरमैन है, कौन वाइस चेयरमैन है, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, वो देख लेना, लेक्चर 4 या लेक्चर 3 में है, ओके। इंडिया में जो पॉवर्टी एस्टिमेशन होता है वो कैसे होता है, तो पहले देखेंगे कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, जो पहले कैसे होता था। तो जो दादा भाई नौरोजी हैं, याद रखना, ये दादा भाई नौरोजी हैं, इनको हम ग्रेट ग्रैंड मैन ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है, दादा भाई नौरोजी। इनका एक बुक था पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये 50 बार SSC के क्वेश्चन में, स्टेट लेवल के क्वेश्चन में आया हुआ है कि पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किनका बुक लिखा हुआ है। तो लिखा कौन है? श्री दादा भाई नौरोजी, ठीक है। दादा भाई नौरोजी कौन थे? ये इंडिया का पहले आदमी थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर थे, ओके। तो इन्होंने पहले मेड द अर्लीस्ट एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन। इंडिया में जो पॉवर्टी का स्टेटस था उसको आकलन करने का पहली बार कोशिश इन्होंने किया था, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। 1944 में द बॉम्बे प्लान आया। बॉम्बे प्लान क्या था? जब पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या क्या हम इकोनॉमिक स्टेप्स लेंगे, कौन कौन सा मेजर्स लेंगे, तो
तो ये सब डिस्कस करके एक प्लान बनाया गया था उस समय के कुछ प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर बिजनेस लीडर्स थे उनके द्वारा, तो उसको हम बॉम्बे प्लान बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन कभी ये भी डाल देगा कि विच मतलब बॉम्बे प्लान किससे रिलेटेड है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, या फिर कोई फ्रीडम मूवमेंट, या फिर पॉवर्टी एस्टिमेशन, वाट एवर। तो बॉम्बे प्लान किससे रिलेटेड है, पोस्ट इंडिपेंडेंस इकोनॉमी ऑफ इंडिया का डेवलपमेंट कैसे होगा इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होता है, ठीक है। तो इंडिया में जो हमारे जो पॉवर्टी एस्टिमेशन होता है वो किस बेसिस पर होता है, बेस्ड ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। मतलब आप चीज़ों को कंज्यूम करने के लिए कितना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। जैसे मैं खाना खाने के लिए मैं कितना खर्चा कर रहा हूँ, खाना खाना क्या है, कंजम्पशन है, और वो खाना खाने के लिए मैं खरीदूंगा कुछ, तो खरीदना क्या है, एक्सपेंडिचर है। तो मैं खाना खाने के लिए जितना एक्सपेंडिचर करूँगा उसके बेसिस पे हमारा पॉवर्टी लाइन इंडिया पे डिसाइड होता है, ना कि इनकम के बेसिस पर। समझ में आ रहा है। इनकम जो होता है हमारा, इनकम लेवल पे इंडिया पे पॉवर्टी एस्टिमेशन नहीं होता, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बेसिस पर हमारा पॉवर्टी एस्टिमेशन होता है। तो ये सुपर इम्पोर्टेंट है और ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, याद रखना। तो पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए सबसे पहले एक कमेटी आया था, उसका नाम था अलग कमेटी 1979। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। ऑप्शन में दे देगा 4 कोई भी कमेटी का नाम दे देगा और पूछ लेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी इज रिलेटेड टू पॉवर्टी एस्टिमेशन, या फिर नाम ही दे देगा अलग कमेटी और पूछ देगा ये कमेटी किससे रिलेटेड है, पॉवर्टी एस्टिमेशन या फिर एजुकेशन या फिर व्हाट एवर, कुछ भी 4 ऑप्शन दे देगा। तो याद रखना अलग कमेटी है वो पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए बनाया गया था। इसमें याद रखने वाला वही चीज़ है। उसके बाद तेंदुलकर कमेटी आया 2005 में। उन्होंने ये पर डे कितना कितना रुपया, 27 रुपया और 33 रुपीज़ इनका जो थ्रेशोल्ड रखे कि इससे अगर किसी का कम एक्सपेंडिचर हो रहा है पर डे तो उनको हम पॉवर्टी लाइन में कंसिडर करेंगे। तो इसमें याद रखने वाला ये चीज़ है कि जो अलग कमेटी है उसने कैलोरीज के बेसिस पर पॉवर्टी डिसाइड किया था, ठीक है। अलग कमेटी किसके बेसिस पर, कैलोरी के बेसिस पे। याद रखना अलग कमेटी कैलोरी के बेसिस पे पॉवर्टी एस्टिमेट किया। तेंदुलकर कमेटी पर डे कितना रुपया वो खर्चा कर रहा है उसके बेसिस पे पॉवर्टी एस्टिमेट किया। समझ में आ रहा है, ये याद रखना। तो आज की डेट में जो हमारा पर डे जो मतलब पर डे तो यहाँ पे लिख दिया हूँ, मंथली अगर रूरल एरिया में मतलब गांव के एरिया में 972 रुपया अगर वो मंथली इतना खर्चा नहीं कर पा रहा है तो उसको हम बोलेंगे वो पॉवर्टी में जी रहा है। ये है रूरल एरिया में। वैसे 1407 रुपया हो गया अर्बन एरिया में। तेंदुलकर कमेटी के हिसाब में अगर इतना रुपया आदमी वो खर्चा नहीं कर पा रहा है एक महीना में तो वो पॉवर्टी लाइन में जी रहा है। तो क्या याद रखना है, अलग कमेटी कैलोरी के बेसिस पे दिया था 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी, ठीक है। तेंदुलकर कमेटी क्या दिया था, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म में 972 रुपया रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में 1407 रुपया, ठीक है। और ये जो 972 रुपया लिखा है ये कौन सा बेसिस में है, परचेजिंग पावर पैरिटी के टर्म्स में है। ये परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है वो भी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। यहाँ पे शॉर्टकट में ये बता दूँ कि जैसे $1 का अभी मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, सपोज 75 रुपीज़, तो ये मार्केट एक्सचेंज प्राइस है। हमारा जो इंटरनेशनल मार्केट में हमारा जो डॉलर के मुकाबले इंडिया का रुपीज़ जो होता है, हम बोलते हैं ना 75 रुपया हो गया, 76 रुपया हो गया, वो मार्केट प्राइस है। ज़रूरी नहीं है कि $1 75 रुपया है तो सपोज 75 रुपया इंडिया में 1 लीटर पेट्रोल सपोज आज 75 रुपया में मिल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि वो $1 में यूएसए में भी 1 लीटर पेट्रोल मिले। हो सकता है वहाँ पे $2 में पेट्रोल 1 लीटर मिले। समझ में आ रहा है।
तो सपोज यूएसए में $2 में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है और इंडिया में 75 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, तो परचेजिंग पावर पेरिटी के टर्म्स में देखेंगे तो $2 इज इक्वल टू 75 रुपीज। समझ में आ रहा है? इसको हम परचेजिंग पावर पेरिटी बोलते हैं। अगर समझ में नहीं आया होगा तो इसके पिछले या उसके पिछले वीडियो में देख लेना, उसमें अच्छा से समझाया। उसके बाद एक आया रंगराजन कमेटी 2014 में, इसने भी पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट किया था। ये जो लिखा है अभी जो मैं बता रहा हूँ 1407 और 972 रुपया वाला, ये रंगराजन कमेटी का दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो तुमको पूछेगा नहीं, पूछेगा यही कि अलग कमेटी हो गया, तेंदुलकर कमेटी हो गया या रंगराजन कमेटी हो गया, ये कमेटी किन से रिलेटेड है ये पूछ लेगा। और ये कैलोरी वाला याद रखना, अलग कमेटी। ठीक है, पॉवर्टी लाइन क्या होता है? वही कि एक बेसिक, एक स्टैंडर्ड, एक लाइन के ऊपर, इससे अगर कम वाला हो गया तो इसको हम पॉवर्टी में जी रहा है बोलेंगे, इसका ऊपर हो गया तो हम बोलेंगे उसको कि हाँ पॉवर्टी से बाहर है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन बास्केट क्या होता है? मतलब सपोज जो बेसिक नीड्स होता है आदमी का, उसमें कुछ कुछ चीज़ें होता है, जैसे मेडिसिन हो गया, खाने का ब्रेड हो गया, तेल हो गया, पेस्ट हो गया, मेडिसिन हो गया। समझ रहे हो ना? तो ये नेसेसरी जो चीज़ें हैं, आइटम्स हैं, वो उसको हम उसके बेसिस पे हम पॉवर्टी कैलकुलेट करते हैं कि हाँ ये चीज़ उसका फुलफिल हो पा रहा है कि नहीं। तो उसी को डिसाइड करने के लिए हम कुछ कुछ चीज़ों को स्टैंडर्ड लेते हैं कि ये चीज़ उसका हुआ कि नहीं, ये चीज़ उसको मिला कि नहीं। तो उन जिन जिन चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे, उन चीज़ों को हम पॉवर्टी लाइन बास्केट बोलते हैं। उस बास्केट में जितना चीज़ों को डाल के कंसिडर करेंगे कि ये चीज़ है कि नहीं, ये चीज़ है कि नहीं उसके पास, तो उन चीज़ों को हम पॉवर्टी लाइन बास्केट बोलते हैं। ठीक है, पॉवर्टी रेशियो क्या होता है? वही कि इतना लोग हैं इस देश में और इतना में से इतना लोग क्या बोलते हैं, पॉवर्टी लाइन में हैं, तो उसको हम पॉवर्टी रेशियो बोलेंगे। सिंपल है, इसको हम हेड काउंट रेशियो भी बोलते हैं। ठीक है, पॉवर्टी रेशियो को हेड काउंट रेशियो बोलते हैं, ये याद रख लेना। हेड काउंट रेशियो पूछ लेगा, हेड काउंट रेशियो इज रिलेटेड टू व्हाट? सेक्स रेशियो दे देगा, एजुकेशन दे देगा, या फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी दे देगा, पॉवर्टी रेशियो दे देगा। तो याद रखना छोटा छोटा चीज़, यही छोटा छोटा चीज़ एग्जाम में काम आता है। जो बिलो पॉवर्टी लाइन का सेंसस है वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा सर्वे कंडक्ट किया जाता है। ठीक है, बीपीएल का जो सेंसस होता है। और जो सेंसस होता है वो कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, कैसे सेंसस में क्या पूछा जाता है, बीपीएल का जो सेंसस होता है उसमें क्या पूछा जाता है। तो ये पहले एक बेसिस पे होता था, यूनिफॉर्म रिसोर्स पीरियड, मतलब आपने पिछले 30 दिन में क्या क्या खर्चा किए, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या क्या कितना किए, उसके बेसिस पे पहले होता था। ठीक है, आज की डेट में क्या होता है, मिक्स रेफरेंस पीरियड लिया जाता है। मतलब जो क्लोथिंग हो गया, फुटवेयर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ एक्सपेंडिचर हो गया, उस पर आप कितना खर्चा किए हैं पिछले 1 साल में, उन सब चीज़ों में कितना खर्चा किए हैं, प्लस पिछले 1 महीने में और बाकी चीज़ के लिए कितना खर्चा किए हैं। समझ में आ रहा है? पिछले 1 साल में बेसिक जो नीड्स हैं, जो ड्यूरेबल चीज़ हैं, जैसे फुटवेयर हो गया, क्लोथिंग हो गया, एजुकेशन हो गया, उसका कितना खर्चा हुआ, आपने कितना खर्चा किया, प्लस पिछले 30 दिन में आपने टोटल कितना एक्सपेंडिचर किया। ये दोनों को कंसिडर करके हम टोटल उनका एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करते हैं आज की डेट में। उसको बोलते हैं मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड। समझ में आ रहा होगा, मैं आई होप ये समझ में आ रहा होगा, कोई बड़ा चीज़ नहीं है, थोड़ा थोड़ा एक बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा, इसमें याद रखने वाला भी कोई चीज़ नहीं है। तो प्रेजेंटली हम मिक्स्ड रेफरेंस पीरियड के बेसिस पर सर्वे कंडक्ट करते हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये सॉल्व कर लेते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज नॉट रिलेटेड टू पॉवर्टी एस्टिमेशन। अब याद रख लेना, अलग कमेटी, लक्कड़वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी सब देखे हैं ऊपर में, तो ये चारों के चारों है पॉवर्टी एस्टिमेशन के लिए बनाया गया था। ठीक है,
और ये क्रोनोलॉजी भी याद रख लेना, अल्ट बालाजी तो अल्ट जी, ठीक है, ये याद रख लेना। क्रोनोलॉजी पूछ लेगा वो, कौन सा कमेटी पहले आया था, कौन सा कमेटी बाद में आया था। ऑब्वियसली ये स्टेट लेवल कोई एग्जाम में पूछेगा नहीं, हो सकता है कोई यूपीएससी में जैसे क्वेश्चन फ्रेम होता है, तो याद रख लेना अल्ट बालाजी, अलग कमेटी, लकड़वाला कमेटी, तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी, ठीक है। ये रंगराजन को जी लिख दिया हूँ, रंगराजन जी से याद आ जाएगा रंगराजन कमेटी। तो ये अलग कमेटी है, ये कैलोरी के बेसिस पे दिया था, याद है ना, 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ दिच। नॉट रिलेटेड पूछे क्वेश्चन, देख लेना यहाँ पे रिलेटेड दिया है या नॉट रिलेटेड दिया है। नॉट रिलेटेड दिया है तो करेक्ट आंसर होगा नॉन ऑफ दिच। ये चारों कमेटी रिलेटेड है पॉवर्टी एस्टिमेशन से। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2011 के सर्वे के बेसिस पर इंडिया में कितना परसेंटेज पॉपुलेशन है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। तो करेक्ट आंसर होगा 21.9%। ओके, डेस पुअर आर द पीपुल हु मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी ऑन ए रेगुलर बेसिस। मतलब ऐसा कौन सा पुअर लोग होंगे जो कभी गरीबी में आ जाते हैं, कभी गरीबी रेखा से ऊपर आ जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं, आते जाते रहते हैं, कभी गरीब हो गए, कभी गरीब लाइन से ऊपर आ गए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ओकेजनली, क्रोनिक, चर्निंग, नॉन ऑफ द अबव। तो रेगुलर आना जाना किसका लगा रहेगा, यहाँ पे आंसर गलत है, आंसर बी नहीं होगा, आंसर ए होगा। क्योंकि क्रोनिक मतलब क्या होता है, वो लॉन्ग टाइम से पॉवर्टी लाइन में जी रहा है, लेकिन ये कभी वो पुअर हो गया, अब मिडिल क्लास है, कुछ उसका घर में कोई घटना हो गया तो कभी भी गरीब हो सकता है वो, उसके बाद कभी सिचुएशन बदल गया तो कभी भी पॉवर्टी लाइन से ऊपर उठ सकता है वो। तो जिसका आना जाना लगा रहता है उसको हम ओकेजनली पुअर बोलते हैं, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीपुल बिलो पॉवर्टी लाइन। पॉवर्टी लाइन में जीने वाले लोगों का कौन सा एक कैरेक्टर होगा, डेब्ट ट्रैप्ड, ऑब्वियसली कर्जा में डूबा रहेगा, जेंडर इनइक्वालिटी, हाँ क्योंकि वो डेब्ट ट्रैप में रहेगा, वो गरीब रहेगा, तो ऑब्वियसली वो क्या सोचेगा कि नहीं लड़की लोग हैं तो छोड़ो, लड़की लोगों को क्या पढ़ाएंगे, कमाने चलो, लड़का है तो चलो पढ़ लिख लेगा, घर का काम आएगा, ये माइंड सेट होता है। तो ये भी होगा। पुअर हेल्थ, ऑब्वियसली पुअर हेल्थ होगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑल द अबव। ओके, आंसर इज डी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द फुल फॉर्म ऑफ एमपीएससी। तो इसका है मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये एवरग्रीन क्वेश्चन है, ये आता ही रहेगा। तो है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना एंड प्राइम मिनिस्टर्स रोजगार योजना, ये याद रख लेना। ये जब ऐसे लिखोगे, कोई सिविल सर्विस का मेंस एग्ज़ाम हो गया या फिर कोई भी स्टेट लेवल का रिटेन एग्ज़ाम हो गया, ऐसे ज़्यादातर तो होता नहीं, जनरली सिविल सर्विस का जो रिटेन होता है आप उसमें ऐसे लिखोगे, या फिर कोई आपको कोई एक टॉपिक पड़ गया, कोई क्वेश्चन आ गया, तो उसमें ये सब चीज़ें लिखने से आपको एक्स्ट्रा इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है, एक्स्ट्रा 1-1.5 मार्क आपको मिल जाएगा अगर आप ये सब, एग्जामिनर को भी लगता है कि हाँ इसने इन डेप्थ पढ़ाई किया हुआ है, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ ट्रांजिएंट पुअर। ट्रांजिएंट पुअर मतलब जो आता है जाता है, आता है जाता है, उसको हम बोलेंगे ट्रांजिएंट पुअर। तो चर्निंग पुअर भी होगा, ओकेजनली पुअर भी होगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी एमसीक्यू था तो यहाँ पे डाल दिया हूँ। इन which ईयर वाज द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च इन इंडिया। फूड फॉर वर्क वाला प्रोग्राम कब स्टार्ट हुआ था, 2000
2004 में। ठीक है, ये एनसीईआरटी से लिया हुआ क्वेश्चन है। Which of the following program was initiated by the government of India to improve the food and nutrition level of poor in the country? ये है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। ये जो पीडीएस वाला सिस्टम होता है ना, हर पंचायत में 2 किलो 2 रुपये में चावल 2 रुपये में गेहूँ जो मिल रहा है उसको हम पीडीएस स्कीम बोलते हैं। और ये पीडीएस स्कीम क्यों लॉन्च किया गया था? क्योंकि हर किसी को सफिशिएंट अमाउंट में बेसिक जितना नीड है न्यूट्रिशन का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, वो मिले। वहाँ पे चीनी, गेहूँ और ये चावल सस्ते रेट में, मतलब सस्ते रेट में क्या, फ्री में ही दिया जाता है, समझ लो। उसको बोलते हैं पीडीएस डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। ठीक है, जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम है ये आंगनवाड़ी के द्वारा जो चलाया जाता है, आईसीडीएस। आंगनवाड़ी में जैसे अंडा वंडा दिया जाता है, जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उनके लिए मील्स दिया जाता है। आंगनवाड़ी की तरफ से वो कोई छतुआ देते हैं, अंडा देते हैं। और ये मिड डे मील स्कीम से जो स्कूल में, हमारे गवर्नमेंट स्कूल में जो दिया जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ऑल द अबव। ओके, ये सारे प्रोग्राम से जो फूड एंड न्यूट्रिशन लेवल को इम्प्रूव करने के लिए बनाया गया था। Which of the following method do economists use to identify the poor? Ownership of assets and occupation, annual income, savings, none of the above. इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो कौन सा चीज़ को देखते हैं पुअर को आइडेंटिफाई करने के लिए? क्वेश्चन आंसर होगा इसका ए, ओनरशिप ऑफ एसेट्स एंड ऑक्यूपेशन। वो क्या करता है, उसके पास कितना चीज़ें हैं, ज़मीन है, घर है, उसी को देख के तो हम बोलेंगे वो गरीब है या अमीर है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। Which of the following is the main reason behind the poor people in India getting limited economic opportunity? देश में, हमारे देश में पुअर पीपल लोगों को बेसिक जो इकोनॉमिक जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो कम मिलता है। क्यों? लैक ऑफ स्किल्स एंड बेसिक लिटरेसी। ठीक है, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, देश में रिसोर्सेज का अभाव नहीं है, अभाव है किसका? स्किल्स का, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का, और सरकार की इच्छा शक्ति का। मोस्ट ऑफ देम लिव इन रूरल एरियाज। जरूरी नहीं है रूरल एरियाज में जी रहे हो तो गरीब ही हो। तो इसका करेक्ट आंसर है लैक ऑफ स्किल्स एंड बेसिक लिटरेसी। गरीब है तो वो कभी स्कूल जाएगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, तो उसके पास वो कभी खर्चा करेगा ही नहीं, डरेगा पैसा क्यों हम एजुकेशन में बर्बाद करें, क्यों हम ट्रेनिंग में बर्बाद करें, करेगा ही नहीं। स्किल कभी आएगा ही नहीं, वो कुछ सीखेगा ही नहीं, तो वो कभी मेन पावर बन ही नहीं पाएगा। Which of the following is the main reason for the decline in the per capita availability of land for the purpose of cultivation? कल्टीवेशन के लिए हमारे देश में जो पर कैपिटा लैंड है वो कम हो रहा है। क्यों? रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ग्रोथ पॉपुलेशन बढ़ेगा तो ज़मीन बटेगा। पॉपुलेशन इन लैंड एंड वाटर बॉडीज बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूजेस ऑफ एग्रो केमिकल्स। वो भी ठीक है, क्योंकि हमारा लैंड ही पोल्यूटेड हो जाएगा तो वहाँ पे हम उस ज़मीन पे हम जो एग्रीकल्चर है, खेती है, कर ही नहीं पाएंगे। तो वो ज़मीन का रहना ना रहना एक ही समान हो गया, वेस्टेज हो गया। फ्रिक्वेंट ड्रट्स तो ऑब्वियस रीजन है, तो करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द 2 कैटेगरीज ऑफ पॉवर्टी आइडेंटिफाइड द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम? जो यूएनडीपी है वो कौन सा 2 पॉवर्टी को रिकॉग्नाइज करता है? इनकम वाला पॉवर्टी एंड ह्यूमन पॉवर्टी। ठीक है, रिलेटिव पॉवर्टी मतलब देखो सिंपल चीज़ है, रिलेटिव पॉवर्टी तो एक दूसरे के कंपैरिजन में होता है, तो ऑब्वियसली ये नहीं होगा, ये फिर एब्सोल्यूट पॉवर्टी देगा। रूरल पॉवर्टी ऐसे कुछ थोड़ा ना होता है, गांव में आदमी है इसका मतलब थोड़े ना वो गरीब ही रहेगा, तो उसका इनकम लेवल को देख के। और ह्यूमन पॉवर्टी का मतलब ये हुआ कि उसके पास कोई बेसिक स्किल्स नहीं है, नॉलेज नहीं है, उसी को हम ह्यूमन पॉवर्टी बोलेंगे। आदमी भगवान तुमको बना के भेज दिया, अब तुम्हारा बुद्धि ही नहीं है तो गरीब ही हुए ना। Which of the following countries has a greater prevalence of relative poverty? रिलेटिव पॉवर्टी मतलब मैंने बता दिया था कि एक दूसरे का कंपैरिजन में। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है? डेवलप कंट्रीज में एवरीथिंग इज फाइन, मतलब वहाँ पे भी गरीबी होगा ऐसा नहीं है, पर वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि वो डेवलप कंट्रीज हैं तो वहाँ पे बेसिक नीड्स होता है, बेसिक चीज़ें जो होता है वो हर किसी को फ्री में अवेलेबल होता है। जैसे डेनमार्क हो गया, स्वीडन हो गया, वहाँ पे जब बस में भी जाना होगा तो लग्जमबर्ग हो गया, वो क्या क्या है अभी? फ्री राइडिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री,
मतलब आदमी अपना गाड़ी वाड़ी लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, जहाँ जाना है बस में चले जाओ, फ्री है। तो डेवलप कंट्रीज है, वहाँ पे बेसिक नीड्स जो होता है, फ्री मेडिकल सर्विस देंगे, तो वहाँ जो जो बेसिक जो नीड्स होगा आदमी का फुलफिल ही हो जाएगा। अंडर डेवलप कंट्रीज में क्या होता है, वहाँ पे तो सभी लोग गरीब ही रहेंगे, मैक्सिमम लोग गरीब ही रहेंगे। सोशलिस्ट कंट्रीज क्या होगा, वहाँ पे सब लोग समान होंगे। जो आइडियलिस्ट सोशलिस्ट कंट्री होगा, वहाँ पे ओनरशिप किसके पास होता है, एसेट का। देश में जितना भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा, वो सब कंट्रोल होगा गवर्नमेंट के। तो वहाँ सोशलिस्ट कंट्रीज का कॉन्सेप्ट क्या है कि एवरीबॉडी इज इक्वल, किसी के पास वेल्थ का कंसंट्रेशन होगा ही नहीं। तो वहाँ पे कोई गरीब अमीर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है सोशलिस्ट कंट्रीज में। एक आइडियल सोशलिस्ट कंट्रीज में बात कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे कैपिटलिस्ट कंट्रीज आ गया, तो एक आइडियल कैपिटलिस्ट कंट्रीज में क्या होता है, पैसा उसी के पास होगा, मतलब जो अमीर है कैपिटलिस्ट कंट्रीज में, जो अमीर है वो अमीर ही होता रहेगा, जो गरीब है वो गरीब ही होता रहेगा। कैपिटलिस्ट कंट्रीज में वेलफेयर का कंसेप्ट नहीं होता, मतलब हम गरीब लोगों के लिए स्कीम चलाएं, गरीब लोगों के लिए उसका वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूशन करें, इवेंट डिस्ट्रीब्यूशन करें, मतलब सबको बांटें, सबको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी दें, वो वाला कंसेप्ट कैपिटलिस्ट कंट्रीज में नहीं है। जिसके पास पैसा है वो बिजनेस करेगा, जिसके पास बिजनेस करेगा उसके पास प्रॉफिट आएगा, वो अपना पैसा खुद रखेगा, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये जो डिफरेंस आ जाता है अमीर और गरीब वाला, वो कहाँ पे देखने को ज़्यादा मिलेगा, कैपिटलिस्ट कंट्रीज में। हमारे देश में भी अभी चल रहा है कि कैपिटलिस्ट हैं लोग, मोदी जी को बोलते हैं अंबानी को दे दिया, अदानी को दे दिया, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बना रहा है। क्यों? क्योंकि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। जिस जगह पे अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, उसी को हम कैपिटलिस्ट कंट्रीज में ये देखने को मिलता है। तो रिलेटिव पॉवर्टी मतलब जो डिफरेंस होता है अमीर और गरीबी में, वो ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिलेगा, कैपिटलिस्ट कंट्रीज में, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज ए ग्रेटर प्रिवेलेंस ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ऑब्वियसली जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे एब्सोल्यूट पॉवर्टी ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि डेवलप कंट्रीज में तो सभी को मिल जाएगा, अंडर डेवलप कंट्रीज में तो वो सभी के सभी रहेंगे। और कैपिटलिस्ट कंट्री में जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादा रहेगा। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है जैसे इंडिया, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, हमारे पास मतलब जो मैक्सिमम लोग होंगे वो क्या होंगे, मिडिल क्लास रहेंगे। जैसे इंडिया का एग्जांपल ले लो, डेवलपिंग कंट्रीज है इंडिया, तो इंडिया का 95% लोग हैं मिडिल क्लास। तो ये मिडिल क्लास का कुछ भरोसा नहीं है, आज गरीब हो गया, कल फिर वो गरीबी से निकल जाएगा, परसों फिर वो गरीब हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रेटर प्रिविलेंस मतलब हाईएस्ट चांस कहाँ है एब्सोल्यूट पॉवर्टी का, वो है डेवलपिंग कंट्री में। ओके, करेक्ट आंसर होगा सी। पर डे कैलोरीज एस्टिमेट पॉवर्टी पर रूरल इकोनॉमीज। रूरल के लिए क्या है 2400 कैलोरी पर डे, और अर्बन के लिए क्या है 2100 कैलोरी पर डे। इससे अगर नीचे हुआ तो हम उसको बोलेंगे वो पॉवर्टी में जी रहा है। और ये कौन सा कमिटी दिया था, अलग कमिटी। ओके, तो पर के कैलोरी एस्टिमेट पॉवर्टी पर अर्बन इकोनॉमी हुआ 2100 कैलोरी पर डे। द अर्लियर फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हैज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये जो महात्मा गांधी NREP ये जो प्रोग्राम है, वो जो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है उसको आज के डेट में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम बोलते हैं। ठीक है, ये जो फूड फॉर वर्क वाला प्रोग्राम कब आया था 2004 में। सेन इंडेक्स वाज डेवलप बाय हुम। जो अमर्त्य सेन है, ये अमर्त्य सेन कौन है, एक इकोनॉमिस्ट हैं। इनको अभी रिसेंटली मतलब 2-3 साल पहले इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। ठीक है, तो याद रख लेना ये अमर्त्य सेन कौन है। वहाँ पे ऑप्शन पे दे देगा अमर्त्य सेन इज रिलेटेड टू स्पोर्ट्स, जर्नलिस्ट, इकोनॉमी या फिर फोटोग्राफर दे दिया चार्टों। अब तुमको पता ही नहीं अमर्त्य सेन कौन है, तो अब सेन इंडेक्स का क्या करोगे और वहाँ पे ऑप्शन पे क्या करोगे। तो याद रख लेना जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं, अमर्त्य सेन हो गया, एक है महबूबुल हक जो बांग्लादेशी एक इकोनॉमिस्ट हैं, वो जो उनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था, तो वो भी एक इकोनॉमिस्ट है। तो ये याद रख लेना अमर्त्य सेन कौन है, एक इकोनॉमिस्ट हैं। और जो सेन इंडेक्स है वो पॉवर्टी एस्टिमेट के लिए ही ये एक डेवलप किए थे, इनके द्वारा अमर्त्य सेन। ओके, मनरेगा एम्प्लॉयमेंट फॉर हाउ मेनी डेज, ये सभी को पता होगा 100 डेज।
मतलब आपको 100 डेज का काम करने का गारंटी देता है। जॉब कार्ड रहेगा तो घर का एक ना एक आदमी को 100 डेज काम करने के लिए मतलब काम देने का गारंटी होता है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। इन विच ईयर अंत्योदय अन्न योजना वाज इंट्रोड्यूस टू पीपुल इन इंडिया। अंत्योदय अन्न योजना क्या होता है, वो 35 किलो चावल जो मिलता था फ्री में गरीब लोगों को, बिलो पॉवर्टी लाइन वालों को, वो होता है अंत्योदय अन्न योजना। मतलब अंत्योदय मतलब अंत का उदय, मतलब अंत मतलब समाज का जो सबसे निचले वाला आदमी है, सबसे नीचे में जिसका है, जिसको खाने को भी नहीं मिल रहा है, उसको हम फ्री में राशन देंगे। वो वाला स्कीम है अंत्योदय अन्न योजना। ये कब चालू हुआ था, 2000 में, ठीक है। ये याद रख लेना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको देखेंगे, और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करो बुक्स को। और आज के लिए इतना ही, थैंक यू।